In the latest UPSC result 2025, top 10 out of top 10 are from various courses of Vajram and Ravi, with All India Rank 1 Anuj Agnihotri and many more. For over a decade, the All India Rank 1 has emerged from this very ecosystem. A journey powered by 50 plus years of legacy. Join the GS Foundation program. Inquire now. Hello everyone, my name is Prachi Hani. I have secured rank 28 in UPSC CSE 2025. मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन DAV पब्लिक स्कूल मुजफ्फरपुर से पूरी की है। उसके बाद मैं ज्योग्राफी में ऑनर्स करने के लिए कालिंदी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गई थी, जहां से मैंने ज्योग्राफी में ऑनर्स किया है 3 साल का। जब मुझे सेलेक्ट करना था इन क्लास 12th कि मैं कौन सा सब्जेक्ट ऐसा हो जो मैं सिविल सर्विसेज में परस्यू करूं और जो मैं आगे अपना ऑप्शनल भी कैरी फॉरवर्ड करूं, तो मैंने 4 मेजर सब्जेक्ट्स के ऑप्शन देखे थे। पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के लिए थोड़ा मेरा इंक्लिनेशन कम था, तो देन आई चोज टू हैव वन ऑफ द ऑप्शनल फ्रॉम ईदर इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स मैं इसीलिए नहीं ले पाई थी क्योंकि 12th में मेरे पास मैथ्स नहीं था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इट्स कंपलसरी कि 12th में आपके पास मैथ्स होनी चाहिए, तभी आप इकोनॉमिक्स परस्यू कर सकते हो। Then I shifted to geography as my honors subject and carry forwarded same as my optional subject. जब हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ तो देन जितनी भी टॉपिक्स हमारे यूपीएससी सिलेबस में लिस्टेड हैं, बहुत सारी ओवरलैपिंग है दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस से भी। फॉर एग्जाम्पल, जब 3 साल का हमारा कोर्स है तो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में हम जियोमॉर्फोलॉजी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। In the latest UPSC result 2025, top 10 out of top 10 are from various courses of Vajram and Ravi, with All India Rank 1 Anuj Agnihotri and many more. For over a decade, the All India Rank 1 has emerged from this very ecosystem. A journey powered by 50 plus years of legacy. Join the GS Foundation program. Inquire now. कैसे करना है, हम वो भी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ते हैं कॉलेज में जो अल्टीमेटली हमें ऑप्शन में काम आती ही है, चाहे वो जीएस हो, ऑप्शनल हो या इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी हो। तो मैं ये बोलूँगी कि कॉलेज के समय मैंने बहुत अच्छे से ज्योग्राफी की पढ़ाई की थी। मैं एक रेगुलर स्टूडेंट थी कॉलेज में, हमेशा कॉलेज जाती थी। हमारा लास्ट वाला ईयर कोविड बैच हो गया था स्टिल, क्योंकि ज्योग्राफिकल थॉट जो है वो लास्ट ईयर में आता है, 3rd ईयर में आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। एंड ज्योग्राफिकल थॉट, मेरा ऐसा मानना है कि ज्योग्राफी पेपर 1 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने बहुत अच्छे से उन सब के नोट्स प्रिपेयर करे थे जो हमारे प्रोफेसर्स हैं उनके हेल्प से। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप ज्योग्राफी ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं कॉलेज में, तो प्लीज़ काइंडली वो जो 3 साल है उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि वही आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है, जिसके बाद आपको ऑप्शनल में बस थोड़े बहुत वैल्यू एडिशन करने होते हैं। अगर आपका बेसिक मटेरियल बहुत अच्छे से तैयार है तो इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस ऑल्सो, क्योंकि ज्योग्राफी एक बहुत वास्ट ऑप्शनल है, उसको कवर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। सो इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम ज्योग्राफी बैकग्राउंड, सो यू हैव एन एज, बट इफ़ यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम ज्योग्राफी बैकग्राउंड, देन ऑल्सो ज्योग्राफी को इनिशियली आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत वेरीड इंटरेस्ट के टॉपिक्स है उसमें। वन साइड यू आर रीडिंग फिजिकल ज्योग्राफी, कंप्लीटली टेक्निकल इन नेचर। वन साइड यू आर रीडिंग ह्यूमन ज्योग्राफी, वेयर वी हैव थोड़ा ह्यूमन वाला टच। सो इट्स लाइक कि बैलेंसिंग द वास्ट सिलेबस इज द रियल इशू इन ज्योग्राफी ऑप्शनल। सो आई वुड सजेस्ट कि जब आप स्टार्टिंग में ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करें तो आप पेपर 1, पेपर 2 में से पेपर 1 का वो पेपर टॉपिक स्टार्ट करें पढ़ना जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा हो। जब आप इंटरेस्ट डेवलप कर लेंगे उस सब्जेक्ट में, तो उस सब्जेक्ट के बाकी टॉपिक्स भी पढ़ने के लिए आपका इंक्लिनेशन आएगा। सो फॉर एग्जांपल, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा ह्यूमन ज्योग्राफी साइड पे ज़्यादा था, तो मैं उन टॉपिक्स से पहले रिवीजन स्टार्ट करती थी ताकि मेरा एक मोमेंटम बिल्ड हो जाए और उसके बाद मैं ज्योग्राफी की पढ़ाई कर सकूँ। तो अगर मैं अपने रिसोर्सेज की बात करूँ तो मेरा जो कॉलेज का मेरा नोट्स था वही मेरे बेसिक रिसोर्सेज थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी, थॉट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, दीज आर द 10 सब पार्ट्स इन पेपर है, और ये सारे ही हमें कॉलेज में पढ़ाए गए थे। तो मेरे लिए ये चीज़ थी कि मेरे पास इन सब के एक बेसिक नोट्स तैयार थे कॉलेज में। अपार्ट फ्रॉम कॉलेज नोट्स, मैंने कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी रेफ़र किए थे जो कॉलेज के टाइम पे ही मैं रेफ़र करती थी। फॉर एग्जांपल, सविंदर सिंह सर की बुक है जियोमॉर्फोलॉजी की, वो रेफ़र करा था।
उसमें ये कॉम्प्रिहेंसिव बुक है जिसमें क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी वो सब कवर हो सकते हैं। इन सब की एक अलग अलग बुक भी आती है सविंदर सिंह सर की, जैसे इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की अलग बुक, बट आई डोंट थिंक कि उतनी नीड है कि आप सारे बुक्स को अलग से रेफर करो, बिकॉज अगेन सिलेबस इज वेरी वास्ट। सो आप एक कॉम्प्रिहेंसिव सविंदर सिंह सर की बुक को भी रेफर कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके फाउंडेशन नोट्स या क्लास नोट्स में नहीं है और आप उनको वैल्यू एडिशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्पेशली जब फीचर्स के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल PYQ में एक क्वेश्चन आया था बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी, तो वो उतना आसान नहीं होता कि वो शॉर्ट नोट्स या फिर क्लास नोट्स से मिल जाए, बट दैट ऑल दीज थिंग्स आर गिवन इन सविंदर सिंह सर्स बुक। तो अगर कुछ चीज़ों के लिए आपको रेफर करना हो तो यूज जस्ट एज कॉम्प्लीमेंट्री वाला थिंग वेयर यू आर जस्ट रेफरिंग बुक टू कॉम्प्लीमेंट योर नोट्स। इन इंटायरली सारे टॉपिक्स के लिए आप बुक रीड करेंगे तो क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। सिमिलरली विथ ऑल द टॉपिक्स, कमिंग विथ पार्ट बी जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाला साइड था, उसमें भी ज्योग्राफिकल थॉट, पॉपुलेशन, अर्बन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये जो मेरे कॉलेज के नोट्स थे मैंने उन पे ही रिलाई किया। टाइम टू टाइम मैंने कुछ बुक्स को रेफ़र करा था और गाइडेंस IAS के नोट्स आते हैं 500 प्लस के, उनमें से कुछ मैंने कॉम्प्लीमेंट कर लिया था। उसमें जो चीज़ें मुझे उसमें लगा कि ये वैल्यू एडिशन उसमें होनी चाहिए। अगर आप थॉट के लिए कोई बुक देखना चाहते हैं तो सुदीप्ता अधिकारी मैम की एक ज्योग्राफिकल थॉट की बुक आती है, इज जस्ट फॉर रेफरेंस। अगर आपने कहीं से अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं तो जस्ट रेफर टू बुक, एल्स बुक इज़ नॉट नीडेड। तो आपका एक बेसिक रिसोर्स बुक होना चाहिए, रिसोर्स उस पर आप बिल्डअप करें, वैल्यू एडिशन करें। कमिंग टू पेपर 2, तो पेपर 2 की मेरी पूरी तैयारी, ज्योग्राफी की बुक आती है इंडिया ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की डियर कुल्हड़ सर की, तो मेरी वो कुल्हड़ की बुक ही मेरी पूरी ज्योग्राफी पेपर 2 की तैयारी का आधार थी। मैं क्या करती थी कि क्योंकि बुक भी बहुत ज़्यादा बल्कि और कॉम्प्रिहेंसिव है तो मैंने उस बुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करवा लिया था, तो मुझे उसको पढ़ने में आसानी होती थी। तो जब हमारे कॉलेज में ज्योग्राफी पेपर 2 का सेमेस्टर में था तो तब भी हम वही बुक रेफर किया करते थे। तो मैंने क्या किया था कि मैं उसमें ही जो भी टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल क्रॉपिंग पैटर्न ही टॉपिक है या एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट, तो मैं जो टॉपिक्स हैं उनको ही 3 पेन से हाईलाइट कर लेती थी कि ये वाले मैं इंट्रोडक्शन में लिख दूंगी तो ये वाला मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देती हूँ, ये सारे पॉइंटर्स मेरे बॉडी में जाएंगे तो ये मैं येलो से हाईलाइट कर देती हूँ, और ये वाला मैं कंक्लूजन में लिख सकती हूँ तो ये मैं ब्लू से हाईलाइट कर देती हूँ। जो भी मुझे वैल्यू एडिशन करना होता था पेपर 2 में, जो कि मैं मंथली मैगजीन या न्यूज़पेपर से करती थी, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे एक वाटर रिजर्वायर हम बना रहे हैं जिससे कि बहुत हेल्प होगा वाटर रिस्टोरेशन में, तो मैं वहाँ पे स्टिकी नोट्स लगा के वहीं पे एग्जाम्पल्स लिख देती थी ताकि वो सारा रिसोर्स मेरे पास एक आंख के एक ही जगह पे हो। स्कैटर्ड रिसोर्सेज इन वास्ट ऑप्शनल लाइक ज्योग्राफी इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। आप ट्राई करें कि सारा कुछ आपके सामने, आंखों के सामने एक जगह पे हो ताकि जब आप रिवीजन करने बैठे तो वो रिवीजन आपका बहुत ईजी हो। नेक्स्ट कमिंग टू मैप्स, कैसे किया था पेपर 2 में, तो जब आप खुल्लर सर की बुक उठाएंगे तो देखेंगे कि उसमें ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट पेज पे एक मैप दिया हुआ है, तो उतने सारे मैप एज इट इज़ रेप्लिकेट करना इजी नहीं है। तो मैंने ज्योग्राफी के लिए एक अलग अपनी कॉपी बनाई थी और उसका मैंने नाम लिखा था ज्योग्राफी थ्रू मैप्स एंड डायग्राम्स। तो पेपर 1 के मैंने डायग्राम्स एक जगह बना लिए थे और पेपर 2 के सारे मैप्स एक जगह बना लिए थे। वो भी मैं उन्हीं मैप्स को बनाया था जो मुझे लगता था कि मैं इसको रिप्रोड्यूस कर पाऊंगी एग्जाम में, और ये मैप्स तो होने ही चाहिए पेपर में। तो ये मैंने कैसे डिसाइड किया, ये मैंने प्रीवियस ईयर थीम्स से डिसाइड किया। मैं PYQs देखती थी और मैं देखती थी कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बार बार वो रिपीट हो रहे हैं, थीम्स में हैं, तो मैंने उनके डिफरेंट मैप्स बना लिए थे। फॉर एग्जांपल अगर मिनरल्स का टॉपिक है तो कोल कहाँ पे है, आयरन कहाँ पे है, बॉक्साइट कहाँ पे है, ये तो आप ये सब एक मैप में बना लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसमें बना दें। तो डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स इन ज्योग्राफी स्पेशली मैप्स गिव्स यू एन एक्स्ट्रा एज। तो मुझे लगता है कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसकी एक वोकैबुलरी होती है, और ऑप्शनल में खासकर तो जब आप थिंकर्स के नाम कोट करते हैं, उस डायग्राम बनाते हैं, फैक्ट्स लिखते हैं, फिगर्स बनाते हैं, तो इट गिव्स द एडवांटेज कि अब ये ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसा लग रहा है, वो एक टेक्निकल डेप्थ को दिखाता है। तो वही मैंने किया था। मैंने प्रथम कौशिक सर हैं जो लास्ट टू लास्ट ईयर के टॉपर रह चुके हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल से ही, तो सर ने रिकमेंड करा था कि ज्योग्राफी पेपर 2 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वो बहुत GS टाइप का पेपर आता है, तो आंसर को ज्योग्राफिकल कैसे बनाए।
तो फर्स्ट मेथड इज कि हम पेपर 1 से इंटरलिंक करके कुछ थिंकर्स के नाम उसमें लिखें। फॉर एग्जांपल अगर पेपर 2 में भी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का कुछ पूछ के आ रहा है, पॉपुलेशन कंट्रोल वगैरह, तो हम यहाँ पे भी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी शो कर सकते हैं, एक मैप्स के थ्रू शो कर सकते हैं कि कैसे नदर्न इंडिया जो है एक अलग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के फेज में है, वही सदर्न इंडिया एक अलग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के फेज में है। तो इट गिव्स अ कॉम्प्रिहेंसिव आउटलुक टू द आंसर विच यू हैव रिटन। तो सर ने ही ये बात सजेस्ट की थी कि अगर आप पेपर 2 लिख रहे हैं तो हर पेपर पे एक मैप या एक डायग्राम होना ही चाहिए। तो मैंने भी ये रेप्लिकेट करने का ट्राई किया था एंड फॉर्चुनेटली मैंने अपने रियल पेपर में ये कर दिया था, जहाँ पे कि मैंने हर पेज पे एक डायग्राम या एक मैप बनाए थे पेपर 2 में। कुछ में जहाँ पे नीड एक्स्ट्रा होती है या लगता है कि ज़्यादा स्कोप है, फॉर एग्जाम्पल 25 के पेपर में एक पेपर 2 में क्वेश्चन आया था जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स विथ नेबरिंग कंट्रीज, तो मैंने वहाँ पे सारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ मैप ड्रॉ करके कौन से बॉर्डर इशू कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स है वो दिखाने का ट्राई करा था। लेकिन अगर आप देखेंगे कि कुछ टॉपिक जैसे इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी हो गया, बायो ज्योग्राफी हो गया, तो वहाँ पे हर टॉपिक्स में मैप्स या डायग्राम्स बनाने उतने इजी नहीं होते हैं। तो जिन टॉपिक्स में आपको लगता है कि स्कोप कम है वहाँ पे आप वर्ल्ड मैप बना सकते हैं या फिर आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। जैसे इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में आप पेव थ्योरी लिख दीजिए, उसको एक बॉक्स में डाल के PAVA डाल के पूरा वो एक फ्लो चार्ट जैसा दिखा दीजिए। तो अल्टीमेटली इट्स अबाउट विजुअल रिप्रेजेंटेशन विच इज लैंग्वेज ऑफ ज्योग्राफी। जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखें तो कुछ चीज़ें हैं जो ज्योग्राफी ऑप्शन में ज़रूर लिखें। फॉर एग्जांपल स्पेस एंड टाइम का जिक्र करें, कोरोलॉजी कोरोग्राफी वगैरह लिखें। जब भी लिखें तो वो जो लैंग्वेज है ना वो आपकी ज्योग्राफिकल थॉट से आएगी। तो जब भी आप पेपर 1 में ज्योग्राफिकल थॉट वाला पेपर करें तो उसको बहुत इंटरनलाइज करके पढ़ें कि इसको मुझे कैसे यूज़ करना है। मेरे पेपर 1 में 150 मार्क्स हैं, तो और मैं यही ट्राई करती थी कि मैं हर जगह पे ज्योग्राफिकल थॉट वाली चीज़ों को लिखूं। फॉर एग्जांपल अगर सिस्टम एनालिसिस का भी क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट्स में आया है तो वहाँ के जो रिलेटेड ज्योग्राफर है और उनका जो ज्योग्राफिकल थॉट है वो मैं इंट्रोडक्शन में लिखूं, ताकि वो एक टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन लगे कि मुझे समझ आ रही है कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं ज्योग्राफी में। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है, आप ट्राई करें कि ज्योग्राफिकल थॉट वाला जो पेपर है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बना ले और पेपर 1 में ही नहीं पेपर 2 में भी उसको लिखने का ट्राई करें। बट पेपर 2 में ओवरडू ना करे थिंकर्स और जो भी पेपर 1 की चीज़ें हैं उसको बस आप एक पासिंग रेफरेंस के तौर पे लिखें ताकि वो उसका लिंकेज समझ आए कि पेपर 1 से आ रहा है। नेक्स्ट थिंग जो मैंने किया था ज्योग्राफी ऑप्शन के लिए, मैंने PYQs लिखे थे ज्योग्राफी ऑप्शन की 2015 टू 2024। मैंने सारे PYQs लिख के देखे थे। मैंने वो इसीलिए किया था क्योंकि ऑप्शनल का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो मुझे लग रहा था कि जैसे हमारा होता है ना ऑप्शनल में कि एक कंपलसरी क्वेश्चन एक सेक्शन से करना है, आप 2 क्वेश्चन किसी और सेक्शन से कर सकते हो। तो मैंने ये सोचा था कि मैं किसी एक सेक्शन को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बनाऊंगी और मैं उसी सेक्शन से क्वेश्चन रेफर करूंगी। मैं इनिशियली सोच के ही प्रिपेयर कर रही थी और मैंने ये रियल एग्जाम में किया भी। तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन मैंने ये सोचा था कि मैं ह्यूमन ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगी एंड फिजिकल ज्योग्राफी में से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगी अपार्ट फ्रॉम द जो शॉर्ट नोट्स वाले कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं वही लिख के देखती थी कि क्या हर साल के ह्यूमन ज्योग्राफी क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर पा रही हूँ या कोई ऐसा साल भी आ रहा है जहाँ फिजिकल ज्योग्राफी का अटेम्प्ट करना ज़्यादा ईजी है। तो ओवर द टाइम मैंने ये देखा कि 2015 टू 2024 के जो मैं क्वेश्चंस लिखे तो मैं हर साल ही 2 सेट ह्यूमन ज्योग्राफी के कर पा रही थी। तो सिमिलरली अगर आप भी ये करना चाहें कि कोई एक पार्ट को आप ज़्यादा टाइम देना चाहें, क्योंकि टाइम का थोड़ा लिमिटेशन आ जाता है ज्योग्राफी ऑप्शन में, तो कोई एक पार्ट को आप स्ट्रांग बना लें और उसको इतना स्ट्रांग बना लें कि उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप वो लिख पाएँ। देन जो दूसरा क्वेश्चन रह जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी का, उसमें जो आप एक वो जो बेसिक आपका नॉलेज है आप उससे उसको आंसर कर पाएंगे। तो आपका वैल्यू एडिशन दूसरे पार्ट के लिए, टाइम दूसरे पार्ट के लिए आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, एवरीवन हैज़ डिफरेंट स्ट्रैटेजी कि आप किस तरीके से जाना चाहते हैं। बट मैं यही बोलूँगी कि अगर आप किसी पार्ट को स्ट्रॉन्ग भी बना लेते हैं तो कोई दूसरा पार्ट छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि एक कंपलसरी क्वेश्चन आपको 5 शॉर्ट नोट्स करने हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्कर का करना है। तो कोई भी सेक्शन प्लीज़ छोड़ के ना जाएं, क्योंकि जो 15 मार्क वाला भी सेट आता है उसमें इट्स नॉट श्योरिटी कि वो किस 3 यूनिट से क्वेश्चन पूछ दें। इट कैन ईदर बी फ्रॉम जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी, और कई बार ऐसा होता है कि वो इन्वायरमेंट और बायोजोग्राफी के ही 2-3 क्वेश्चन एक साथ पूछ देते हैं। तो इट्स नॉट एडवाइजेबल एट ऑल कि आप कोई भी सेक्शन छोड़ के जाएं। तो पेपर 1 में आप डिसाइड कर सकते हैं
पेपर 2 क्योंकि हमारा थोड़ा ज़्यादा फेमिलियरिटी होता है, चीज़ों को हम देखते हैं, तो पेपर 2 इज़ मैनेजेबल। तो पेपर 2 में आप ये चीज़ें ना करें कि मैं सेक्शन 1 ही करूँगी या सेक्शन 2 ही करूँगी, उसमें आप गो विथ होलिस्टिक अप्रोच एंड ट्राई टू लिंक इट विथ पेपर 1। पेपर 2 में बस जीएस के जैसा उसको नहीं लिखने का एक ही तरीका है जो मैंने बताया, कि उसको पेपर 1 से थिंकर्स के नाम वगैरह कोट करें और ट्राई करें कि हर पेज पे एक मैप्स और डायग्राम्स हो। एंड कमिंग ऑन द कि सिंस की ज्योग्राफी ऑप्शन इतना वास्ट है तो उसको रिवाइज कैसे करें। तो मैं कैसे रिवाइज करती थी कि मैंने क्योंकि कॉलेज में पढ़ा हुआ था तो वो मेरे पास एक था कि मेरे लिए सारी चीज़ें पढ़ी हुई है। तो क्योंकि ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, मेरे 3 बार प्रीलिम्स नहीं हुए थे, तो मैं हर साल 2 महीने अक्टूबर नवंबर में अपना ऑप्शनल रिवाइज कर लेती थी, ताकि वो मेरा एक माइंड में वो चीज़ें फ्रेश और क्लियर रहे कि हाँ यार मैं ये चीज़ें पढ़ के रखी हैं। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या 4 साल तक मुझे वो सारी चीज़ें याद थी, तो बिल्कुल याद नहीं थी। वो किसी के लिए भी बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क है कि आप ऑप्शनल को 4 साल तक एज इट इज़ आपको याद है। बट वो जो चीज़ है ना कि आप पढ़ते हो तो आपकी रिटेंशन ईजी हो जाती है अगर आप सेम चीज़ को बार बार पढ़ते हो। तो मैं यही करती थी कि मुझे कुछ भी ऐसा ना लगे मेंस के टाइम पे ये चीज़ मैंने कभी पढ़ी ही नहीं है, तो मैं ऑप्शनल 2 महीने रिवाइज कर लेती थी हर साल, उससे मेरा रिटेंशन बना रहता था। प्रीलिम्स मेंस के टाइम जो अब फेज़ आ गया है वो नंबर ऑफ डेज काफ़ी घटते जा रहे हैं। जैसे इस साल भी हमें 75 to 80 डेज ही मिले थे और अब वो ड्यूरेशन कम ही होता जा रहा है। तो प्लीज़ इट्स नॉट एडवाइजेबल एट ऑल फॉर ऑप्शनल लाइक ज्योग्राफी कि आप सब कुछ प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच ही करें। 2 रीडिंग एटलीस्ट आप प्रीलिम्स के पहले करके रखें, ताकि जब आप प्रीलिम्स के बाद वाले रीडिंग स्टेज पे आए तो वो आपका 3rd रिवीजन हो एंड इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। वरना बहुत ज़्यादा क्योस हो जाएगा चीज़ें, क्योंकि फिर आप समझ नहीं पाओगे कि ऑप्शनल इतना बड़ा है, मैं ऑप्शनल करूँ, जीएस करूँ, ऐसे करूँ, एथिक्स करूँ, टेस्ट सीरीज करूँ। तो प्लीज़ इट्स वेरी मच एडवाइजेबल कि आप ऑप्शनल लाइक ज्योग्राफी को 2 बार एटलीस्ट पढ़ के रखें। याद करने वाली चीज़ मैं नहीं बता रही हूँ, पढ़ के रखें ताकि आपकी फेमिलियरिटी बने रहे। फिर मैंने इस अटेम्प्ट में मैनेज कैसे किया, तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो मैंने शेड्यूल बनाया था, तो मैंने बनाया था कि 12 to 14 आवर्स मैं डेली पढ़ूंगी। तो उसमें मैंने इक्वल सेगमेंट में बांट दिया था कि मैं 6 आवर्स जीएस पढ़ूंगी और 6 आवर्स ऑप्शनल पढ़ूंगी। क्योंकि मैं अपने स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स में भी मैंने क्वालिफाई दिया था और मैं एग्जाम्स दे रही थी, तो जीएस पे मेरा थोड़ा सा कमांड अच्छा था। तो विथ टाइम जब मेरा जीएस का एक रिवीजन पूरा हो गया तो मैंने इस टाइम को 60-40 कर दिया था, जहाँ पे मैंने 8 आवर्स ऑप्शनल को दिए और 4 आवर्स जीएस को दिए। ऑप्शनल को इसीलिए दिए क्योंकि ऑप्शनल वापस से पूरा रिवाइज करना था। और मैं ये समझती हूँ कि अगर कुछ भी चीज़ आप प्रीलिम्स हो या मेंस में हो, एटलीस्ट आपने 3 बार रिवीजन नहीं किया है तो उन चीज़ों को रिटेन करना रियल एग्जाम में काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैंने भी यही किया था कि मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का शेड्यूल बनाया था कि मैं कैसे उसको 3 बार रिवाइज कर लूँ। तो मैं पेपर 1 का करती थी कि मैं 20 डेज में फर्स्ट रिवीजन कर लूँगी, फिर 15 डेज सिमिलरली उसको मैं घटाते गई और 80 डेज में उसको एडजस्ट किया था और मैंने 3 राउंड रिवीजन हो गए थे। ये 3 राउंड रिवीजन मेंस स्टार्ट होने से पहले हुआ था। उसके बाद जो प्रीलिम्स मेंस के बीच में 5 to 6 डेज का समय मिलता है ऑप्शनल के लिए, मैंने उसमें 2 बार और रिवाइज किया था। बट क्या मैंने ये सारे टॉपिक्स रिवाइज किए थे? नहीं, मैंने सारे टॉपिक्स रिवाइज नहीं किए थे। जिन टॉपिक से मुझे प्रॉब्लम आ रहा था, फॉर एग्जांपल जियोमॉर्फोलॉजी, उनके कुछ टॉपिक्स मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते थे तो मैंने उसको रिवाइज किया था। पेपर 2 के मैप्स, डायग्राम्स, इन सब को रिवाइज किया था। थॉट के थिंकर्स वगैरह को बहुत अच्छे से रिवाइज किया था। तो इन सब को ज़्यादा रिवाइज किया था और ट्राई किया था कि पूरा पेपर 1 पूरा पेपर 2 एक बार देख जाऊं। तो मेरे जब मेंस के 2 या 3 दिन बचे थे तो मैं एक दिन में ही बैठ के पूरा पेपर देख गई थी, ताकि जब आप एक दिन में बैठ के पूरा वो देखने का ट्राई करेंगे ना तो आपको भी ये लगेगा कि चलो ये वाला पोर्शन मेरा कंप्लीट है एंड इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। सो प्लीज डिवाइज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी फॉर रिविजन ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल, बिकॉज पढ़ना एक अलग चीज़ है, उसको रिवाइज करके उसको इंटरनलाइज करना अलग चीज़ है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि आप प्रीलिम्स के पहले 2 बार एटलीस्ट पढ़ लो, उससे आपकी फेमिलियरिटी आएगी और जब आप रिवीजन वाले मोड में प्रीलिम्स मेंस के बीच में आएंगे तो वहाँ एक बार पढ़ने के बाद आप चीज़ों को रिवाइज एंड रिटेन करने का ट्राई करें। सो आई थिंक अगर आप इस अप्रोच के साथ जाएंगे कि मल्टीपल रिवीजन कैसे करने हैं,
मैप्स और डायग्राम्स को कैसे यूज करने हैं और पेपर को कैसे थिंकर्स के यूज से पेपर 1 को पेपर 2 से कनेक्ट करना है, तो यू विल बी वेरी इजीली बी स्कोरिंग गुड मार्क्स इन बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए मैंने हिमांशु सर गाइडेंस IAS में जो है हिमांशु सर, उनकी 500 क्लासेस की नोट्स रेफर करी थी। उसमें ही हमारा टेस्ट इंक्लूडेड होता था, तो मैंने वहाँ पे टेस्ट लिखे थे, बट मैंने ज़्यादा फोकस PYQs लिखने पे किया था। तो अगर आपको रेफ़र करना हो तो आप वो वाला नोट्स उनके रिसोर्सेज को रेफ़र कर सकते हैं। सिमिलरली मैप मेकिंग के लिए एंड मैप के क्वेश्चंस रिवाइज करने के लिए प्रेम सर की एक बुक आती है इंडिया थ्रू मैप्स, वो मेरे पास थी। तो क्योंकि वो भी काफ़ी बल्कि बुक है, तो मैंने उसके बहुत लिमिटेड उसको रेफ़र करा था ताकि कुछ चीज़ें वहाँ से कंप्लीट हो जाएं। पेपर 2 में जो मैप्स वाला सेक्शन आता है वो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है। वहाँ पे जहाँ पे आपको 10 में से मैक्सिमम 4 या 5 एंट्रीज ही आ रही होंगी, तो प्लीज़ उससे घबराएं ना, उससे डिसहार्टन ना हो। मुझे भी इस अटेम्प्ट में 4 या 5 एंट्री आ रही थी और मैंने उतने ही किए थे, क्योंकि वो स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन होता है। तो मैंने उसको जानबूझ के लास्ट में किया था कि अगर मुझे कुछ चीज़ें नहीं आती हो तो मैं उसको देख के डीमोटिवेट ना हो जाऊँ स्टार्टिंग में। तो जब मैंने अपना पूरा पेपर 2 कर लिया, उसके बाद मैंने वो मैप्स के क्वेश्चन करे थे, ताकि वो मुझे, क्योंकि एक फ्लो आ जाता है तो आपको जब चीज़ें नहीं आ रही होती है तो इट्स मैनेजेबल फॉर यू। तो और फिर मैं कॉन्टिन्यूस एटलस को रेफ़र करती रहती थी कि एटलस में जो भी मैप्स है उनको भी देखूँ। मैप्स का जो मेरा मेजर सोर्स था वो खुल्लर सर की बुक ही थी, जहाँ से मैंने मैप्स की प्रैक्टिस करी थी। तो आप एटलस प्लस खुल्लर सर की बुक और प्रेम सर की बुक अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आप इन तीनों को यूज़ कर सकते हो इंटरलिंक करके। इट डिपेंड्स कि आपके पास कितना टाइम है और आप कितना उन चीज़ों को इंटरनलाइज कर पा रहे हैं। कमिंग टू स्टूडेंट्स जिनका बेस नहीं है ज्योग्राफी में और वो ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना चाहते हैं, मैं एडवाइस करूँगी पहले आप 11th-12th की NCERT अच्छे से पढ़ें ज्योग्राफी की। वो अब जब आप NCERT पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वो काफ़ी कम्प्रिहेंसिव है और बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी है। तो जब वो आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी तो आपका ज्योग्राफी में एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो जब जो आपका ज्योग्राफी में इंटरेस्ट डेवलप होगा, उसके बाद आप कोई भी जो आपको कंफर्टेबल लगे कोचिंग को रेफ़र कर सकते हो। मैंने जो कोचिंग रेफ़र करा था वो मैंने बताई है, आप भी चाहें तो वो रेफ़र कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप वो रेफ़र कर सकते हैं। और वहाँ के आप फाउंडेशन नोट्स को देख सकते हैं। फाउंडेशन नोट्स में कई बार होते हैं कि कुछ चीज़ें बहुत डिटेल में कवर होती हैं और कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। आप ये ट्राई करें कि कोई भी पार्ट ऑप्शनल का छोड़ के ना जाएं। कुछ चीज़ें अगर ऑप्शनल के नोट्स में नहीं भी हैं तो आप उसको इंटरनेट के हेल्प से प्लीज़ ज़रूर कवर कर लें, ताकि वो जो सिलेबस में टॉपिक है उसके बारे में आपको नॉलेज हो कि ये टॉपिक है क्या। और अगर इस पे मुझे अगर 10 मार्क का शॉर्ट नोट्स भी आ गए तो मैं 150 वर्ड्स में उसके आंसर लिख सकूं। तो अगर आप ऑनलाइन भी जैसे अभी ChatGPT या जेमिनाई का यूज़ कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमांड आप बहुत अच्छे से दीजिएगा कि मेक नोट्स फॉर दिस और गिव मी अ टॉपिक फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज, ताकि वो जो आपको डेटा या फैक्ट्स फिगर्स दें वो एक रिलायबल सोर्सेज के थ्रू आ रहे हो। तो इस मेथड से आप सारे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और कोई भी टॉपिक को प्लीज़ ज्योग्राफी ऑप्शनल में ना छोड़े। देखें कि कुछ टॉपिक्स के रिपीटेशंस ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में हो गया पेव थ्योरी, वो बहुत पूछते हैं, कोरल रीफ्स के बारे में बहुत पूछते हैं, तो उनको तो आप बहुत अच्छे से करें। ओशनोग्राफी में पर्टिकुलरली आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रिपीटेशंस है, तो कोई भी टॉपिक ना छोड़ें और जो रिपीटेड टॉपिक्स है उन पे आप पहले से एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स तैयार रखें कि अगर ये टॉपिक डायरेक्टली आते हैं तो मैं इस तरह से लिख दूंगी, तो उससे आपका टाइम बहुत सेव होगा और क्वालिटी ऑफ आंसर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। ऑप्शनल में क्वालिटी ऑफ आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो आपका डीप थिंकिंग और टेक्निकल नॉलेज को शो करते हैं। सिमिलरली अगर बात करें कि ऑप्शनल में पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है या पॉइंट फॉर्म में लिखना है, तो मैं ऑप्शनल में भी सारे क्वेश्चंस पॉइंट फॉर्मेट में ही लिखती थी, चाहे वो 20 मार्कर हो, 15 हो या 10 हो। तो 20 मार्कर के क्वेश्चंस में आप ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सब पार्ट्स को एड्रेस करने का ट्राई करें। क्वेश्चन अगर सिंपल भी है तो उसमें आप थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दें, थोड़ा सा वे फॉरवर्ड लिख दें, क्या इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, कौन से थिंकर ने क्या बोला है, तो वो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लगेगा। तो आप इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब आप ऑप्शनल लिखना स्टार्ट करें तो आप ट्राई करें कि वन आंसर पर डे ना लिखें, क्योंकि वो 3 सेट के क्वेश्चन में आता है, तो आप कोई 3 सेट उठा के ही लिखें। इससे आपको ये भी कंफर्ट आएगा
कि मैं कौन सा सेट चुनूं, तो वो सेट सिलेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि मेरे तीनों जो क्वेश्चंस हैं उस पर मुझे अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमें 2 क्वेश्चंस अच्छे से आ रहे होते हैं और तीसरा नहीं आ रहा होता है, तो उसमें थोड़े मार्क्स एवरेज रह जाते हैं। तो जब आप PYQs प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा सेट सिलेक्शन में कि कौन सा सेट सेलेक्ट करूं जिसमें मेरे तीनों ही पे अच्छे नॉलेज है। तो आई थिंक अगर तीनों में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो ओवरऑल वो ज़्यादा अच्छा मार्क्स लेके आता है। ज्योग्राफी में मैप प्रैक्टिस के लिए क्योंकि काफ़ी कम टाइम होता है, आप YouTube पे बहुत सारे लोग बताते हैं कि 10 सेकेंड्स में 20 सेकेंड्स में आप फास्ट मैप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को एक बार देख लें, उससे काफ़ी हेल्प होगी और आप विद इन 10 सेकेंड्स एक मैप ड्रॉ कर पाएंगे। तो वो वाली प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरी चीज़ कि मैंने सारे मैप्स और डायग्राम्स पेन से ही बनाए हैं। मुझे लगता था कि मेरे पास इतना टाइम पेपर में बच नहीं रहा है कि मैं पेंसिल से लाऊं, तो मुझे लगता है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो पेन से भी आप काफ़ी नीट एंड क्लीन डायग्राम बना सकते हैं, बट इट शुड बी कम्प्लीटली योर चॉइस। अगर आप पेंसिल से बनाने में कंफर्टेबल हैं तो आप वो कर लें। थर्ड, मैंने पूरा पेपर ऑप्शनल का कंप्लीट करा था क्योंकि मेरा जैसे GS में हम होता है ना कि 7 मिनट्स में 10 मार्कर लिखने हैं, 11 मिनट्स में 15 मार्कर। सिमिलरली मैं वही पैटर्न ऑप्शनल के लिए भी फॉलो करती थी मैं जब क्वेश्चंस लिख रही हूँ और मेरा टाइमर हो गया तो मैं पेन को वहीं पे रख देती थी कि अब इसके आगे नहीं लिखना है। तो ये वाली प्रैक्टिस जब मैंने की तो मेरा ऑप्शनल भी विद इन गिवन टाइम कंप्लीट होने लगा। तो आप ये टाइमर लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आपका ऑप्शनल भी विद इन गिवन टाइम लिमिट पूरा हो जाएगा और कुछ भी क्वेश्चंस आपके छूटेंगे नहीं। अगर कोई क्वेश्चन ऑप्शनल में है जो आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज़ ट्राई कि आप उस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान ना दें और आप आगे बढ़ जाएं। जैसे मैंने बोला कि मैप्स के एंट्रीज को देख के मुझे लगा कि मुझे कुछ एंट्रीज नहीं पता है, तो मैंने वहाँ टाइम नहीं दिया और मैंने उसको लास्ट के लिए छोड़ दिया और मैंने बाकी पेपर कंप्लीट किया और लास्ट में आके वो चीज़ें देखी। तो एक आप जब क्लियर और रिलैक्स्ड माइंड के साथ भी लास्ट में चीज़ों को देखते हैं तो बहुत कुछ आप फिर वहाँ पे लिख पाते हो, जो आप एंजाइटी में स्टार्टिंग में अगर देख लिया वो क्वेश्चन तो आप नहीं लिख पाते हैं। तो इट्स एडवाइजेबल कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज़ लीव दैट क्वेश्चन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और जो सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उस पर आप जाएं और उस पर आप लिखें। उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट भी होगा और पेपर कंप्लीशन ईजी होगा। सिंस कॉलेज के नोट्स मेरे पास थे तो मैंने कोचिंग के नोट्स भी देखे हैं। तो जो मेजर थ्योरीज होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, वो सिमिलरली कवर्ड होते हैं, बट क्योंकि कॉलेज में हम थोड़ा डिटेल्स में चीज़ों का सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, सेमेस्टर वाइज होता है, तो डिटेल्स थोड़ी ज़्यादा होती है कॉलेज के नोट्स में। बट आप इससे घबराएं नहीं, उतना डिटेल चाहिए भी नहीं होता है ऑप्शनल में, क्योंकि हम जब कॉलेज में पढ़ते हैं तो थोड़ा हम एकेडमिक एंगल से ज़्यादा पढ़ते हैं कि ज़्यादा थिंकर्स को पढ़ रहे हैं, थॉट्स को पढ़ रहे हैं, उतना लिखने का स्कोप नहीं होता है ऑप्शनल में। तो अगर आपके फाउंडेशन के नोट्स हैं और आप उसको ही रेफर कर रहे हैं तो इट्स कम्प्लीटली ओके एंड यू विल सेल थ्रू ज्योग्राफी ऑप्शनल। जब आप नोट्स कंसोलिडेशन के लिए जाएं तो मैंने तो यही किया था कि मैंने पेपर 2 में तो वही बुक को अंडरलाइन करके और उसी को रिवीजन किया था। लास्ट में मैंने क्या किया था, सिर्फ मैप्स और डायग्राम रिवाइज किए थे, क्योंकि जब आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो चीज़ें आपके फ्रेम ऑफ माइंड में बैठ जाती हैं कि मुझे इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन कैसे लिखना है। पेपर 1 के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, बट वो सारे टॉपिक्स के नहीं बनाए थे, कुछ टॉपिक्स के लिए बनाए थे। जैसे थॉट के लिए बना लिया, क्लाइमेटोलॉजी के लिए बना लिया, ओशनोग्राफी के लिए बना लिया और जियोमॉर्फोलॉजी के लिए बना लिया, क्योंकि बाकी टॉपिक्स काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर आप उसको 2-3 बार अपने नोट्स से रिवाइज भी कर लेते हैं और डिफरेंट टाइप से अंडरलाइन कर देते हैं कि ये वाली चीज़ आएगी तो मैं ये लिख दूंगा या ये वाली आएगी तो मैं ये लिख दूंगी, तो वो आपकी डुएबल हो जाएगी। जो वास्ट टॉपिक्स हैं उसमें भी जिन टॉपिक्स का रिपीटेशन है, प्लीज़ आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लें ताकि जब आप रिवाइज कर रहे हो तो वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएं। ज्योग्राफी ऑप्शनल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बिल्कुल ही करने हैं और क्वेश्चंस आते ही हैं, दैट वुड बी फ्रॉम माय साइड इज क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थॉट, पॉपुलेशन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। प्लीज़ इन 6 यूनिट्स को बहुत अच्छे से करें, क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी काफ़ी वास्ट है तो कभी कभी उसको टॉपिक कंप्लीशन में प्रॉब्लम आती है। बट अगर आप इन 6 टॉपिक्स को कर लेंगे तो आप मेजर चंक ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल को आंसर करने में बहुत ईजिली कैपेबल हो जाएंगे। मैं 500+ कोर्सेज में इनरोल थी हिमांशु सर की गाइडेंस IAS में, तो वहाँ पे ही हमें टॉपर्स कॉपीज़ मिलती थी, तो मैं उससे ही मैच करती थी कि जो हमें मॉडल आंसर्स मिलते थे कि वो कैसा लिख रहे हैं और क्या उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था। मैंने दीप्ति रोहिल्ला मैम, जिनके 300+ कुछ मार्क्स आए थे लास्ट टू लास्ट ईयर, उनकी कॉपीज़ को भी रेफ़र किया था और उससे मुझे भी समझने में हेल्प मिली थी कि मैं कैसे एक अच्छा स्ट्रक्चर ला सकती हूँ आंसर्स में। तो आप चाहें तो इन कॉपीज़ को रेफ़र कर सकती हैं, डिफरेंट टेलीग्राम चैनल्स पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, तो आप इनको रेफर कर सकते हैं टू चेक हाउ योर आंसर्स आर बीइंग फ्रेम्ड। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन में आ रहे हैं
तो प्लीज़ मैंने जैसे बोला कि प्रीलिम्स के पहले 2 बार रिवीजन हो जाने चाहिए आपके। तो एक किसी भी ऑप्शनल को पूरा करने में 3 महीने तो लग जाते हैं एक बार पढ़ने में। तो इट्स एडवाइजेबल कि आप जुलाई या अगस्त से ऑप्शनल प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें, तो आपका एक फेज़ जुलाई टू सितंबर हो जाएगा और दूसरा अक्टूबर टू दिसंबर हो जाएगा। तो इट्स वेरी मच एडवाइजेबल कि लेटेस्ट बाय जुलाई यू स्टार्ट योर ऑप्शनल, ताकि फिर वो रिवीजन काफ़ी ईजी हो जाएगी, क्योंकि आपने प्रीलिम्स के पहले 2 बार वो चीज़ें कर चुकी होंगी। जब आप फर्स्ट टाइम ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ें, जो मैंने फर्स्ट वाला फेज बताया जुलाई टू अगस्त, प्लीज़ आप उसमें आंसर राइटिंग ना करें, आप बस चीज़ों को पढ़ें, क्योंकि जब हम ऑप्शनल पढ़ते हैं तो हमें वो क्वालिटी ऑफ आंसर्स भी नहीं पता होती कि ऑप्शनल की डिमांड क्या है। जब आप फर्स्ट टाइम अच्छे से पूरा अपना ऑप्शनल पढ़ लें, आपको लगे कि अब इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो मेरा छूट गया या जो मुझे नहीं पता कि इसमें लिखना क्या है, उसके बाद आप PYQs देखें कि जो आपने पढ़ा और PYQs में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। तो उससे जब आप PYQs पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें काफ़ी थीम्स हैं जो आपको बहुत प्रोमिनेंट लगेगी। अब आप उसके अराउंड PYQs से लिखना स्टार्ट करें और टॉपर्स रिटन नोट्स जो हैं और जो मॉडल आंसर्स है उससे मिलाना स्टार्ट करें। ट्रस्ट में जब आप 1 to 10 आंसर्स लिखेंगे तो आपको लगेगा कि आप बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लिख रहे हैं, आप बहुत जेनरिक आंसर लिख रहे हैं। बट जब तक आप 15 to 20 क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे, ये प्रॉब्लम्स आती रहेगी। तो आप 15 to 20 क्वेश्चंस लिखें, उसको मॉडल आंसर से या टॉपर आंसर से मिलाएं, एंड अल्टीमेटली आफ्टर सेकेंड रिविजन जो आपका दिसंबर वाला फेज होगा, उसमें आप आंसर राइटिंग दोबारा से करें। साइमल्टेनियसली आप जुलाई जब अगस्त वाला फेज खत्म हो जाए तो 2-2, 3-3 क्वेश्चंस रोज लिखते रहें। बट दिसंबर वाला जब फेज कॉम्प्लीशन आए तो आप ट्राई करें कि आप सेट में आंसर्स बनाएं, कि एक सेट आज लिख लिया 3 क्वेश्चन का, फिर एक सेट आज लिख लिया। तो उससे आप क्वेश्चंस पिक करने का आर्ट भी सीख जाएंगे और आपका आंसर राइटिंग में भी वो कंप्लीशन आने लगेगा। कुछ गलतियां जो ज्योग्राफी ऑप्शन में हो सकती हैं, वो ये कि उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना जिनका डिस्प्रपोर्शनेटली कम इम्पॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी को बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं और वो काफ़ी वास्ट है, तो हम उसमें इतना टाइम लगा देते हैं कि बाकी टॉपिक्स को हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो प्लीज़ हैव अ वेरी बैलेंस्ड रूटीन एंड डिसिप्लिन्ड वे ऑफ वो आप पहले डिवाइस कर लें कि आपको किस टॉपिक्स को कितना समय देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं जियोमॉर्फोलॉजी को मैंने बहुत लिमिटेड समय दिया था PYQs के रिपीटेड थीम्स के आधार पे, और रेस्ट मैंने बाकी समय बाकी टॉपिक्स को दिया था। तो इट्स वेरी मच नीडेड कि आप एक बैलेंस बना के रखें सारे टॉपिक्स के बीच, क्योंकि अगर आप पेपर 1 ही देखें तो उसमें 10 अलग अलग चैप्टर हैं जो कि कम्प्लीटली एक अलग सब्जेक्ट ही हैं खुद में। तो आप प्लीज़ उन पे एक बहुत बैलेंस्ड वे में एक चार्ट प्रिपेयर करें कि मुझे कितने दिन किस टॉपिक्स को देने हैं, और आप उस पर स्टिक कर लें। वरना अगर एक का डिले होगा तो फिर आपके सारे टॉपिक्स डिले होते जाएंगे। सिमिलरली पेपर 2 में जो गलती हो सकती है कि हमें लगता है कि पेपर 2 आसान है तो हम लिख ही देंगे, तो वहाँ पे उसको पेपर 1 से इंटरलिंक करने का ट्राई नहीं करते हैं। तो जब भी आप पेपर 1 में कोई टॉपिक पढ़ें तो ट्राई करें कि वो टॉपिक पेपर 2 में आप तभी पढ़ें, उससे आपका इंटरलिंकिंग आसान हो जाएगा करने में, कि कौन से ऐसे थिंकर्स हैं, थॉट्स हैं या थ्योरीज है जो मैं पेपर 1 की उसी समय पेपर 2 में लिख सकती हूँ। तो आपका जो इंटरलिंकिंग वाला प्रॉब्लम आता है वो वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। जब भी आपको ये प्रॉब्लम आए कि मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल को चुनूँ या ना चुनूँ, या मैं कोई ऑप्शनल और चुनूँ, तो प्लीज़ आप सबसे पहले NCERT पढ़ें और देखिए कि आपका इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं ज्योग्राफी में। देन आप ये देखेंगे PYQ से आप क्या समझ पा रहे हैं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल की डिमांड क्या है, उसमें क्या क्वेश्चंस आते हैं। देन थर्ड वुड बी कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, क्या आप उससे उस चीज़ों को लिख पाने में या समझ पाने में आप कैपेबल हैं या नहीं। अगर आप इन सब चीज़ों को देखेंगे तो प्लीज़ ट्रस्ट मी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इस ऑप्शनल में मार्क्स नहीं आ रहे, इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, ये ऑप्शनल में थोड़ी उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं किसी के। कोई भी ऑप्शनल अच्छा या ख़राब नहीं होता। अगर आप उसकी लैंग्वेज समझ जाएंगे, उसके प्रीवियस ईयर थीम्स को समझ जाएंगे और ये समझ जाएंगे कि मुझे हर क्वेश्चन की डिमांड को कैसे मीट करना है, तो कोई भी ऑप्शनल हो आप उसको जस्टिफाई कर पाएंगे और आपके मार्क्स उसमें काफ़ी अच्छे आएंगे। रेस्ट कमिंग टू कि बहुत बार पढ़ने के बाद ये डिलेमा आता है कि क्या अभी मेरे से ऑप्शनल नहीं हो रहा है तो मैं वो ये ऑप्शनल छोड़ दूं या नहीं। तो मैं ये बोलूँगी कि सिंस कि मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से ही ज्योग्राफी ऑप्शनली किया है, तो मैं किसी और अटेम्प्ट के बारे में मैंने नहीं सोचा था। बट अगर आपका ये डाउट आए तो आप प्लीज़ अपने किसी सीनियर से या टीचर से बात करें और एक बार सोच के देखें कि अगर ऑप्शनल छोड़ना है तो आप वो डिसीजन भी ले सकते हैं।
it should be completely your choice based on what are your capabilities, interest, क्योंकि ऑप्शनल के साथ सबसे बड़ी चीज़ है ये कि आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना और आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। किसी भी ऑप्शनल में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पढ़ने में, तो इट विल बी वेरी हार्ड टू स्कोर गुड मार्क्स इन दैट ऑप्शनल। आई हैव सिक्योर्ड 284 marks in geography optional this year. It's one of the highest marks this year. So I think what I have done is like I have focused on paper 1 और paper 1 में मेरे 150 marks आए हैं। paper 2 में थोड़े marks कम रह गए हैं मेरे, तो मुझे लगता है जो मेरे से गलतियां हुई हैं पेपर 2 में जो आपको नहीं करनी चाहिए वो ये कि थोड़ा सा मैप्स और डायग्राम्स को और सिस्टमेटिक वे में बनाएं और ये देखिए कि कहाँ पे हम चीज़ों को और पेपर 1 से अच्छे से इंटरलिंक कर सकते हैं। सेकेंड वुड बी कि काफ़ी वास्ट सिलेबस है, तो प्लीज़ डिवाइज अ स्ट्रैटेजी एंड मेथड कि आपका रिवीजन कैसे 3 या 4 बार कंप्लीट हो पाए। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ज्योग्राफी ऑप्शनल, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं कि चीज़ों को रिटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी तरफ से जो एडवाइस रहेगा आगे के लोगों के लिए ज्योग्राफी ऑप्शन लेना चाहते हैं, PYQs देखें, सब्जेक्ट को समझें, उसके वास्टनेस से घबराएं नहीं। 2-3 बार जो सब्जेक्ट है उसको प्रीलिम्स के पहले पढ़ें और अपने नोट्स, बेसिक नोट्स तैयार रखें। शॉर्ट नोट्स आप विद कोर्स ऑफ रिवीजन भी बना सकते हैं, बट बेसिक नोट्स तैयार रखें और PYQs को कम्प्लीटली रेफर करते रहें। और जब भी स्कोप मिले डायग्राम्स एंड मैप्स का प्लीज़ ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में यूज़ करें। एंड मुझे लगता है कि इस स्ट्रैटेजी से आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल में। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल।